हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होना है 17 और 18 फरवरी को, उसके लिए 10-10 सेट लेकर आ रहे हैं, 10 हिंदी के और 10 जीएस के। ठीक है, तो आप सभी लोग ये 10 के 10 सेट आज ही रात में देखना है। आप चाहें तो इन सेट को जो अपना वीडियो की स्पीड है वो दुगनी करके भी देख सकते हैं और ये फटाफट यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलिए पहला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद है। ठीक है, ए ऑप्शन है गा प्लस यक, बी ऑप्शन है गाय प्लस इक, और सी है गय प्लस अक, और डी है ग प्लस आयक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, गय प्लस अक। ठीक है भाई, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी ऑप्शन सही है, गय प्लस अक। इसमें क्या है, अयादी स्वर संधि है इसके अंदर। ठीक है, याद रखना, संधि और समास बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखने ही होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है। प्रत्येक वर्ष क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, और डी जो है वो है गुणवाचक संज्ञा। देखिए, प्रति वर्ष बाढ़ आ जाती है, तो यहाँ पे जो बाढ़ है वो संज्ञा है। अब ये किस प्रकार की संज्ञा है, तो बाढ़ है एक जातिवाचक संज्ञा। ये व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई भाव है, ना ही कोई क्वालिटी है, ये एक जाति है, बाढ़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जातिवाचक संज्ञा होगा, बाढ़ जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ध्यान समझो, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, डी आज्ञा। देखो, रचना की गई, रचना की जाती है ना, प्रार्थना की है ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, आज्ञा दी जाती है। ठीक है, लेकिन पत्र जो है वो क्या होता है, लिखा जाता है, या पत्र पढ़ा। कोई नहीं कहेगा पत्र पढ़ी या पत्र लिखी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है यानी पत्र, ये क्या है, सी ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, ये है पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। मैं साथ साथ करते चल रहा हूं पूरे, एक बार जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष्म, और डी है रूपक अलंकार। तो वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ माँ 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 रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ के अंदर जो आएगा राइट आंसर होगा ए अनुप्रास अलंकार। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है। ए परीक्षा गुरु, ठीक है, बी है आनंद मठ, सी गबन, और डी है तितली। यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन सा है, तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है, और इसके जो लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। आनंद मठ, ध्यान रखना, फेमस रचना है आनंद मठ है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। और जो सी है गबन, गबन है मुंशी प्रेमचंद, गबन मुंशी प्रेमचंद। और डी है तितली, तितली है आपका जयशंकर प्रसाद। ध्यान रखना, झरना जयशंकर प्रसाद, आंसू जयशंकर प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद की फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, गबन गोदान, ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी। अगर आए गीतांजलि तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है चिंतामणि। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ठीक है, ए बाल मुकुंद गुप्त, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, एंड डी है श्याम सुंदर दास। तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न जो है वो ये है, इधर से ले लेते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक
विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, चौथाई, तो चौथाई जो है वो क्या है, एक अपूर्णांक बोधक जो विशेषण है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, अपूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है, क्योंकि इसमें पूर्ण अंक नहीं है, एक चौथाई है, ना तो आवृत्ति और रिपीटिशन हो रहा, ना ही गणनावाचक है, ना क्रमवाचक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा होगा, क्रमवाचक होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप का, ठीक है, ये होता है 1 2 3, ये गणनावाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो जरा, अगला प्रश्न जो है वो आपका है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित, जो राजा सेवक लिखा है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, डी संप्रदान कारक और सी संप्रदान कारक, डी है कर्ता कारक। देखिए यहाँ पर पूछा गया राजा सेवक को कंबल देता है, पूछा गया वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए ध्यान रखो क्या है, याद रखना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। अब देखो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कर्ता ने कर्म को, लेकिन कर्म को किया नहीं है, यहाँ सेवक को कंबल दिया, कंबल दिया किसको, सेवक। तो यहाँ पे क्या किया, सेवक को या सेवक के लिए, तो को के लिए, यानी यहाँ पर जो है सी संप्रदान कारक है, यानी राजा ने सेवक के लिए कुछ किया, क्या किया, उसको लिए कंबल दिया। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, ना कि कर्म कारक, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डॉट डॉट, अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक है ये, यानी रिक्त स्थान भरना है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासी क्या करेंगे, हवन करवाएंगे, बोलो, बी घर में अगरबत्ती जलाएंगे, तेल के दिए जलाएंगे या घी के दिए जलाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई, जब सैनिक जीत कर आएंगे तो भारतवासी क्या करेंगे, घी के दिए जलाए, है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, घी के दिए जलाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से समझो। अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है, ध्यान समझो। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेत, हेतु हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, तो ये मैंने आपको कराया हुआ था, जिस वाक्य में क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में होती है या सूचित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं आसन्न भूतकाल, ठीक है। तो मैंने आम खा लिया है, आसन्न भूतकाल, ठीक है, मैंने आम खा लिया, आसन्न भूतकाल। अगला है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो यहाँ पे देखो अव्यय क्या होता है, अव्यय एक अविकारी शब्द होता है जो क्या करता है, अविकारी शब्द में जैसे क्रिया विशेषण भी हो सकता है ना, इसके अलावा आपका विस्मय सूचक भी हो सकता है, संबंध सूचक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। तो ये अवयव नहीं होते, तो ना तो यहाँ पे वह हो सकता है, गीत गा रहा ये भी नहीं हो सकता है, भाई भी नहीं हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर इसमें एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन पहला क्या है, वह, बी है हमेशा, सी है अपने, डी है गीत। तो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो यहाँ पर जो हमेशा है वो है अव्यय, ठीक है, ये अविकारी शब्द है और इसी को हम अव्यय कहेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, हमेशा, हमेशा क्या है, अव्यय, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। देखो अब प्रश्न में पूछा गया तत्सम शब्द कौन सा है, ए है माँ। देखो एक पहचान बता देता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे शब्द है ए माँ, जब भी चंद्र बिंदी इस तरीके से मिले तो वो हमेशा तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। और जैसे बी है मछली, मछली भी क्या है, ये भी तद्भव शब्द है। केला ये भी तद्भव शब्द है। यहाँ पर है अमूल्य। मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करें ये छ, सा, श ये वाला और ये षटकोण वाला सा, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपको त्र दिखे, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सभी आएंगे ये तत्सम शब्द में। और तत्सम शब्द में आधा रा, आधा ला, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमूल्य।
अमूल्य जो है वो क्या है, एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न है आपका, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची है। ए ऑप्शन है वासुदेव, बी है वाक, सी है विदु सी है वैन्ते, डी है विदु। तो खगेश का पर्यायवाची पूछा गया है। खगेश का जो पर्यायवाची है वो है वैन्ते। ठीक है, क्या होगा, खगेश वैन्ते। ठीक है, खगेश का पर्यायवाची वैन्ते। और ध्यान रखना, वासुदेव पर्यायवाची है कृष्ण का, भगवान कृष्ण का। और जो विदु है चंद्रमा का। ठीक है, विदु किसका है, चंद्रमा का, याद रखना ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। वैकुंठ, दिव्यधाम, गौ, नाक। देखिए अक्सर कर लोग बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे, बैकुंठ जा रहे, क्या बैकुंठ स्वर्ग का पर्यायवाची। दिव्यधाम यानी भगवान का धाम, वो भी स्वर्ग का पर्याय। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग हम कहते हैं जहाँ पे दिव्य पुरुष या महान देवताओं का जो वास होता है उसे स्वर्ग कहते हैं हम। नाक, ये भी स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गौ। ठीक है, गौ जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, अपितु किसका पर्यायवाची है, गौ जो है वो गाय का पर्यायवाची है, याद रखना। ठीक है, गौ मीन्स गाय। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म बुद्धि में समास है। अव्ययी भाव, बहुब्रीय, कर्मधारय और कौन सा है, डी है द्वंद्व। तो यहाँ पर पूछा गया धर्म बुद्धि में समास है, तो यहाँ धर्म है यह बुद्धि, या तो धर्म विषयक बुद्धि या धर्म की बुद्धि जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। तो राइट आंसर होगा सी, कर्मधारय समास। ठीक है, ना अव्ययी भाव होगा, ना बहुब्रीय होगा, ना द्वंद्व होगा। ठीक है, द्वंद्व में खास बात है ये योजक चिन्ह मिलता है ज़्यादातर केस में। बहुब्रीय समास में जब अर्थ करने पर उनका अलग ही एक शब्द आ, जैसे नीलकंठ है, तो जो नीला है कंठ जिसका यानी शिव जी, तो बहुब्रीय हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थाई भाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्थाई भाव नहीं है। तो मैंने आपको स्थाई भाव कराए थे, टोटल स्थाई भावों की संख्या जो है वो कितनी है, 9 है। तो यहाँ विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद, ह्रास, हास, थोड़ी हास जो होता है वो हास्य रस का होता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा स्थाई भाव नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करवाया है, विषाद जो है वो किसी का भी स्थाई भाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब जो प्रश्न है वो ये है जो 17 है। ये तो हालांकि पैराग्राफ से है, लेकिन प्रश्न ऐसे सरल हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा, जैसे घुमक्कड़ में पूछा गया प्रत्यय है, तो सीधा सा घुमक्कड़ में जो प्रत्यय है वो क्या होता है, अक्कड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, अक्कड़। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वैशाली। क्या होगा भाई, वैशाली, बी ऑप्शन। ना पावापुरी में हुआ, ना कुशीनगर में हुआ, बल्कि कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है स्वछंद में कौन सी संधि है। देखिए स्वछंद का मतलब होता है स्व प्लस छंद, तो यहाँ दोनों ही क्या है, व्यंजन आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में क्या, जब दो व्यंजनों के मेल से जो संधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। अब ये प्रश्न देखो यहाँ पर है हिंदी में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो जीएस का है। क्या क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी अवस्था थी। तो महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनकी आयु थी 35 वर्ष, यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 35 वर्ष की आयु में। और उन्होंने जब गृह त्याग किया था वो कब किया था, गृह त्याग जो किया था उन्होंने वो किया था 29 वर्ष की आयु में। 29 ईयर्स के जब ये थे तब उन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रुति धर्म क्या है। श्रुति, देखो श्रुति का मतलब होता है वेद, राइट, ध्यान रखना। तो श्रुति धर्म का मतलब हो जाएगा वैदिक धर्म। ठीक है, श्रुति मतलब वैदिक धर्म, श्रुति मतलब वैदिक धर्म। ठीक है भाई, यानी श्रुति धर्म वैदिक धर्म। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण के आधार पर वहाँ जो है वो कौन सा व्यंजन है। ए तालव्य, बी मूर्धन्य,
सी कंठ और डी ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न है वो आपका क्या है, ये वहाँ जो होता है वो तालव्य व्यंजन होता है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए तालव्य। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यही साथ साथ में कर लेते हैं, आई थिंक नीचे दे रखा। चलिए इस प्रश्न का भी कर लेते हैं। ये ऑप्शन अगले के हैं, तो इधर मैं पहले उसी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार। 28 से, चलिए कोई नहीं, पहले स्टार्टिंग से करते हुए चलते, बाद में उसको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। अवर्णीय, अवर्णीय शब्द के लिए, अवर्णीय शब्द किसके लिए एक शब्द है, यहाँ पर ऐसा होगा एक शब्द है, तो ए है जो वर्णन से परे हो। ठीक है, अगला कह रहा है जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके। नेक्स्ट, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके। और डी है जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ साफ साफ ये पूछना कि क्वेश्चन में 29 पूछा गया कि अवर्णीय शब्द जो है वो किसके लिए एक शब्द है। तो अवर्णीय का मतलब होता है कि हम जिसका वर्णन ना कर सकें। ठीक है, अर्थात जिसको हम वाणी से व्यक्त ना कर सकें वही राइट आंसर होगा, यानी सी। तो जिसे हम वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते उसी को हम क्या कहते हैं, अवर्णीय कहते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ए पीड़ा शांत हो जाना, बी बिल्कुल निर्जीव हो जाना, सी है भय के कारण स्तब्ध हो जाना, और डी गुस्सा शांत हो जाना। तो यहाँ पर जब कहे काटो तो खून नहीं, इसका मतलब है कि भय के कारण स्तब्ध हो जाना, बिल्कुल ही डर जाना, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से अष्टछाप कवि नहीं हैं। नाभादास, कृष्णदास, परमानंददास और नंददास। देखिए अष्टछाप आपने सुना होगा, और ये प्रश्न आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको मिला होगा, प्रीवियस ईयर में ये पूछा भी गया है। गोस्वामी विट्ठल नाथ के जो 4 शिष्य थे, जिनका नाम क्या है, गोविंद स्वामी, नंददास और छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, तथा बल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंददास, कृष्णदास। इन सब को मिला के बन गया था अष्टछाप। ठीक है, तो अष्टछाप कवि कहलाते थे। तो यहाँ पर क्या है, जो नाभादास हैं वो दोनों में से किसी के शिष्य नहीं थे, ना ही ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे और ना ही बल्लभाचार्य के शिष्य थे। बल्लभाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य दोनों को मिला के बनते हैं अष्टछाप कवि। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम है भाई वो है स्थूल, सूक्ष्म का विलोम स्थूल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबली और आविल का अर्थ है। ठीक है, अबली और आविल का अर्थ है। ठीक है, तो ध्यान सुनो, इसका जो राइट आंसर है वो है, अबली मीन्स होता है पंक्ति और आविल मीन्स होता है गंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, अबली पंक्ति आविल गंदा, अबली पंक्ति आविल गंदा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। ठीक है, तो हिंदी की जो उपभाषा नहीं है वो है मराठी। ठीक है, मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रोहन को डैश डैश है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो यहाँ पर देखो डर है, डर कभी नहीं होता किसी पे काम करना, तो ऐसा को शंका है ना, तो शंका नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द जो प्रयुक्त शब्द है वो है आशंका, यानी रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, अत्याचार। यहाँ शब्द है अत्याचार में उपसर्ग है। देखो अत्याचार के अंदर जो उपसर्ग है वो है अति। ठीक है, ए अति, अति से बना है अत्याचार, अति प्लस आचार बनता है अत्याचार। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है, महोर्मी। महोर्मी, महोर्मी में संधि विच्छेद करना है, तो महत प्लस उर्मी बिल्कुल गलत है, महा प्लस उर्मी ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महा प्लस उर्मी, तो बन जाएगा महोर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली को कई बार उजाड़ा और बसाया गया। देखो ध्यान समझो, दिल्ली को उजाड़ा और बसाया गया गलत है, जबकि दिल्ली को क्या गया, दिल्ली उजाड़ी और बसाई गई, क्योंकि इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ी और बसाई गई है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
डी, कई बार उजाड़ी और बसाएगी, उजाड़ा और बसाया गया नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। चतुष्कोण, ए बिल्कुल गलत है, चतुष्कोण भी नहीं होता है और ये वाला भी नहीं है, तो राइट आंसर है डी चतुष्कोण, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या हो, एक से अधिक वाक्य प्रधान हो, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या वाक्य कह रहा है, सरल वाक्य, क्योंकि कुल मिला के डेफिनीशन आपको पता होनी चाहिए, वो सिंपली वही पूछना चाह रहा है। एक साधारण वाक्य, दूसरा आश्रित भाग, ये भी बिल्कुल गलत है, बी गलत है, ए भी गलत है। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेयक, बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर इसका सी होगा। सरल वाक्य के अंदर क्या होता है, एक ही उद्देश्य होता है यानी कर्ता होता है और एक ही विधेय होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, वैदेही वनवास। देखिए वैदेही का मतलब क्या होता है, वैदेही मतलब होता है सीता, ये सीता का पर्यायवाची है। तो वैदेही वनवास जो है, अब ये आपको याद रखना है, सीता राम, जो राम है उनकी जन्मभूमि कहाँ पे है, अयोध्या में। ठीक है, तो अयोध्या में ही सीता वहाँ रहती थी किनके, राम के साथ में। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो है वो इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इन्हीं की एक रचना है प्रेम प्रवास, याद रखना, एक रचना है प्रेम प्रवास, बहुत फेमस रचना है और बहुत बार पूछी गई है, प्रेम प्रवास अयोध्या सिंह हरिओंद का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। ठीक है, कर्मवाच्य कौन सा है, ऐसा कहते हैं डॉट डॉट। अगला है दूसरा, तुम लिख नहीं सकते, बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। देखो कर्मवाच्य के अंदर क्या होता है, जो कर्म है वही क्या बन जाता है, कर्ता का काम करता है, उद्देश्य का काम करने लगता है। तो बिल्ली के हाथों से चूहा मारा गया, ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए ये थे हिंदी के आपके आज के 37 क्वेश्चन जो हमने कराए। ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 2, 3, 5, 10 के 10 सेट लगा के जाना एग्जाम में, आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे, इस टाइप के ही प्रश्न आएंगे। तो जीएस और हिंदी दोनों के 10-10 सेट जो हम जारी कर रहे हैं आज, वो सारे के सारे आप सेट देख के जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।